नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन लोकप्रिय लेखिकाओं में अपना स्थान रखने वाली रेणु मंडल की लिखी हुई कहानी स्वीकारोक्ति। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हवन समाप्त हो चुका था। सारे रिश्तेदार और मित्र हॉल में लंच के लिए एकत्रित हो रहे थे। आमतौर पर हवन पूजा पाठ आदि में मेरी आस्था नहीं है। मेरा मानना है कि इंसान अच्छे कर्म करे, किसी का दिल ना दुखाए, किसी का विश्वास ना तोड़े, यही पूजा है। किंतु जब अपनों पर मुसीबत आती है तो इंसान सब कुछ मानने लगता है। मेरे भतीजे सनी के एक्सीडेंट ने हम सभी को बुरी तरह झकझोर डाला था। उस समय मेरे लिए देहरादून से दिल्ली तक का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल हो गया था। भैया की वो करुण आवाज़, जल्दी आजा मेरे भाई, सनी का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत गंभीर है, कानों में गूंज रही थी। जैसे तैसे अपनी पत्नी चारू के साथ दिल्ली पहुंचा। सनी आईसीयू में एडमिट था। ऑफिस जाते हुए उसकी बाइक को पीछे से आ रही कार ने धक्का मारा था, जिससे वो उछलकर सड़क पर जा गिरा। उसके सिर में बेहद चोट आई थी। खून काफ़ी बह रहा था। जान को खतरा था। डॉक्टरों ने 72 घंटे का रिस्क पीरियड बताया था। बेहोश पड़े सनी को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। अभी पिछले सप्ताह वो देहरादून आया था। राजपुर रोड पर घूमते हुए उसने कहा था, चाचा अगले सप्ताह फिर आ रहा हूँ, मैनेजर्स की मीटिंग है, तभी एक दिन ट्रैकिंग करते हुए मसूरी चलेंगे। रहने दे, ट्रैकिंग करना तेरे बस की बात नहीं है, मैं हंसते हुए बोला था। मेरे बस की नहीं है या आप डर रहे हो? उसने मुझे चैलेंज किया था। सनी के साथ मेरा हमेशा से दोस्ताना व्यवहार रहा है। वो घर का इकलौता बेटा है। मेरी अपनी 2 बेटियां हैं। इकलौता पुत्र होने के कारण वो सभी का लाडला है। उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। बार बार आंखें भर आती थीं। सच ही है, वक्त का कुछ पता नहीं है। अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। 24 घंटे के बाद डॉक्टर ने भैया से कहा था, नवीन जी, पेशेंट का जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हो नहीं रहा है। आप चाहें तो इन्हें दूसरे नर्सिंग होम में ले जा सकते हैं, वहाँ लेटेस्ट टेक्निक्स और यंत्र हैं। डॉक्टर ने नर्सिंग होम का नाम सुझाया। किंतु वो बहुत महंगा है, भैया चिंतित स्वर में बोले थे। भैया, महंगे सस्ते की आप चिंता ना करें, सनी के इलाज का सारा खर्चा मैं करूँगा। किंतु अंकुर, प्लीज़ भैया, अब इन बातों में समय गंवाने से बेहतर है हम सनी को दूसरे नर्सिंग होम में ले जाने की व्यवस्था करें। भैया, सनी सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी बेटा है। सनी को दूसरे नर्सिंग होम में ले जाया गया था। वहाँ के लेटेस्ट टेक्निक्स और बेहद काबिल डॉक्टरों की देख रेख में वो जल्द ही खतरे से बाहर हो गया और 1 माह नर्सिंग होम में रहकर घर आ गया। पिछले दिनों जिस मानसिक तनाव और वेदना से परिवार के लोग गुजरे, उसके बाद मुझे आज की पूजा में सम्मिलित होना ही था। मैं और चारू लंच के लिए हॉल में आए तो भैया अपने मित्रों से भावुक स्वर में कह रहे थे, सनी को नया जीवन मेरे छोटे भाई अंकुर की बदौलत मिला है। उसने इसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, पैसा पानी की तरह बहाया, अन्यथा मैं इतने महंगे नर्सिंग होम का खर्चा वहन नहीं कर पाता। ईश्वर ऐसा भाई सबको दे। कम से कम इस जन्म में मैं इसका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। भैया का गला अवरुद्ध हो गया था। सबकी प्रशंसात्मक निगाहें मेरी ओर थीं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। भैया को एक ओर ले जाकर मैंने कहा, प्लीज़ भैया, अपनी व्यक्तिगत बातें सबके साथ बांटना ठीक नहीं। मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा किया है और कुछ नहीं। नहीं अंकुर, तूने जो किया है दुनिया में कोई अन्य नहीं कर सकता था। मैं तुझे जितना भी आशीर्वाद दूं कम ही है। अपनी प्रशंसा सुनना किसे नहीं अच्छा लगता? ये तो इंसान के मन की कमजोरी होती है। किंतु भैया के मुख से निकले प्रशंसा के शब्द मेरे हृदय को चोट पहुंचा रहे थे। मैं स्वयं को बेहद असहज महसूस कर रहा था। क्या हो गया था मुझे? भैया की बातों से मैं क्यों इतना व्याकुल हो रहा था? भैया भाभी के लाख रोकने के बावजूद मैं अगले दिन देहरादून के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर भी मन को शांति नहीं मिली। खाना खाकर जल्दी ही बिस्तर पर जा लेटा, किंतु थकान के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद चारू पास आकर बैठ गई और गौर से मेरा चेहरा देखकर बोली, कल से देख रही हूँ अंकुर, तुम्हारा चेहरा कितना उतरा हुआ है। अब तो सनी भी ठीक है, फिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? चारू की आंखों की ताब को मैं सह नहीं सका और उसके प्रश्नों की चुभन से बचने के लिए बिस्तर से उठकर छत पर टहलने लगा। कितना सहज होता है किसी की उपेक्षा करके उससे दूर भागना। किंतु क्या इंसान अपने मन से दूर भाग सकता है? अपनी सोच, अपने एहसास से दूर भाग सकता है? उसकी एक एक करनी का बही खाता मन के कंप्यूटर में फीड रहता है। इस समय न चाहते हुए भी अतीत की स्मृतियां मन पर हावी हो रही थीं।
पापा का देहरादून में रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस था। पापा के दो बेटे थे, नवीन भैया और मैं। नवीन भैया बचपन से मनमौजी प्रकृति के इंसान थे, जो मन में ठान लेते वही करते। इसी कारण पापा से उनकी कम ही बनती थी। पढ़ने में वो मुझसे ज़्यादा तेज थे। पापा चाहते थे पढ़ लिख कर उनके दोनों बेटे उनका बिजनेस संभालें, किंतु भैया की बिजनेस में रुचि नहीं थी। MBA करने के पश्चात नौकरी करने दिल्ली चले गए और पापा की मर्जी के खिलाफ एक विजातीय लड़की से शादी कर ली। भैया के इस कृत्य से माँ और पापा बेहद आहत हुए। हालांकि मैंने उन्हें समझाने का काफ़ी प्रयास किया। शायद वे दोनों नॉर्मल हो भी जाते यदि भाभी के मन में सास ससुर के प्रति सेवा भावना होती। वो कर्नल की बेटी थीं और इस बात का गुरूर उनके स्वभाव में झलकता था। उन्होंने कभी ससुराल को अपना घर नहीं समझा। माँ पापा से अपनत्व के दो बोल नहीं बोले। सनी के जन्म के बाद भी हालात में कोई खास तब्दीली नहीं हुई। सनी का दादा दादी के प्रति झुकाव भी भाभी को रास नहीं आता था। MBA के पश्चात मैंने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मुझ पर बिजनेस को आगे बढ़ाने पापा के सपनों को पूरा करने का जुनून सवार था। कुछ समय बाद पापा ने अपने मित्र की बेटी चारू से मेरा विवाह रचा दिया। फिर तो समय जैसे पंख लगा कर उड़ने लगा। कुछ समय बाद मैं दो बेटियों का पिता बन गया। माँ पापा अपनी पोतियों के साथ बहुत खुश थे। चारू उनकी दिल से सेवा करती थी। समय बीता, बेटियाँ बड़ी हो गईं। मैंने उन्हें इंजीनियरिंग करने अमेरिका भेज दिया। माँ की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। अक्सर माँ और पापा आपस में कहा करते थे, माँ बाप के पैसे पर सिर्फ उस बच्चे का अधिकार होता है जो उनकी सेवा करता है, उन्हें प्यार और सम्मान देता है। इस नाते हमारा सब कुछ अंकुर का है। एक बार तो माँ ने भैया के सामने भी ये बात कह दी थी। मुझे अच्छा नहीं लगा था। भैया के जाने पर मैंने कहा था, आप माँ हैं, माँ के लिए अपने सब बच्चे बराबर होते हैं। भैया को उनका हिस्सा न देकर आप उनके साथ अन्याय मत कीजिए। अंकुर, मैं बेशक माँ हूँ, किंतु मेरी ममता अंधी नहीं है। अगर पैसे पर दोनों का बराबर हक है तो कर्तव्य भी दोनों को बराबर निभाना चाहिए ना। ये कहाँ का इंसाफ है कि कर्तव्य तो एक निभाए और पैसा दोनों को बराबर मिले। और सनी, वो पोता है आपका, इस घर का चिराग है, उसे भी क्या उसके हक से महरूम रखेंगी। तुम्हारे पापा प्रारंभ से नवीन को सनी की पढ़ाई का खर्चा दे रहे हैं। अब इस बारे में मुझसे बहस मत करो। माँ की आवाज़ से भैया भाभी के प्रति आक्रोश झलक रहा था। एक रात पड़े सीवियर हार्ट अटैक में माँ चली गईं। उनके जाने का गम पापा झेल नहीं पाए। अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। मैं और चारू उनका कितना भी ख्याल करते, माँ की कमी को पूरा नहीं कर सकते थे। उन दिनों पापा बेहद भावुक हो चले थे। उनकी पहले वाली कठोरता मोम की तरह पिघल चुकी थी। सब कुछ छूट जाने की छटपटाहट और भय इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। बुढ़ापा इंसान के विचारों को बदल देता है। अब वो रात दिन भैया और सनी को याद करते रहते थे। मैं चाहता था भैया पापा के पास आकर कुछ दिन रहें ताकि उनके व्यथित हृदय को कुछ शांति मिले, किंतु भाभी के डर की वजह से भैया ने मेरी बात अनसुनी कर दी। एक दो बार वो पापा को देखने आए और बस एक दिन रहकर चले गए। इसी में उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली थी। एक रात पापा ने मुझसे कहा था, अंकुर बेटा, तुम्हारी माँ नवीन से नाराज़ थी, किंतु मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद 25 लाख रुपए तुम उसे भी दे देना। जो भी हो, है तो आखिर मेरा ही खून ना। कहकर पापा रोने लगे थे। पापा के स्वर्गवास के पश्चात मैंने पापा की बात पर अमल नहीं किया। इसके पीछे मेरा लालच नहीं वरन भैया के प्रति रोष था। मैंने माँ की याद में रातों को पापा को रोते देखा था। जो बेटा इतना संवेदनहीन हो कि बूढ़े बाप की पीड़ा न समझ सके, उसे उसके पैसे पर भी क्या अधिकार है। यही वजह थी कि मैंने भैया से उस पैसे का भी कभी जिक्र नहीं किया। किंतु आज मेरा मन अपराध बोध से भरा हुआ है। रह रहकर पापा का चेहरा आंखों के आगे तैर रहा है। कितना विश्वास था उन्हें मुझ पर और मुझे स्वयं पर। किसी के साथ छल न करना, किसी का विश्वास न तोड़ना ही मेरे लिए पूजा थी। किंतु क्या मैंने पापा का विश्वास नहीं तोड़ा, भैया के साथ छल नहीं किया। माँ से सदैव भैया के पक्ष में बहस करता रहा और स्वयं ही उनका हक मार लिया। क्या यही संस्कार मिले थे मुझे माँ और पापा से। पश्चाताप और ग्लानि से मेरी आंखों में आंसू आ गए। अपनी ही नज़रों में गिर जाने का एहसास मन को मथे डाल रहा था। इस एहसास के चलते मैं जीवन पर्यंत स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। आत्मा पर सदैव बोझ बना रहेगा। इसलिए उस रात मैंने भैया के सम्मुख अपनी भूल स्वीकारने का निर्णय लिया। अगली सुबह मुंह अंधेरे में भैया से मिलने दिल्ली रवाना हो गया। मुझे अचानक आया देख वो हैरान रह गए थे। रात में खाना खाकर हम घूमने निकले। घर के सामने बने पार्क की बेंच पर बैठकर भैया बोले, अब बता अंकुर, क्या बात है। हवन के बाद से देख रहा हूँ तू कुछ परेशान सा है।
मेरा मन डावाडोल होने लगा। क्या भैया को बताना चाहिए? कहीं सब कुछ जानने के बाद वो मुझसे नफरत ना करने लगें। तभी माँ की बात स्मरण हो आई। वो कहा करती थी, अपनी भूल स्वीकारने से हम ईश्वर के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। इस विचार के आते ही मैंने अपना निश्चय पक्का किया और बोला, भैया मैं आपके सम्मुख अपनी भूल स्वीकारना चाहता हूँ। कैसी भूल? भैया ने आश्चर्यचकित हो मुझे देखा। मैं आपकी प्रशंसा के काबिल नहीं हूँ भैया। हो सकता है सब कुछ जानने के बाद आप मुझसे नफरत करने लगें, किंतु मैं अपनी आत्मा पर और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो पैसा मैंने सनी के इलाज में लगाया वो आपका ही पैसा था। पापा ने मुझसे कहा था मैं 25 लाख रुपया आपको दे दूँ, किंतु कहते कहते मेरा गला अवरुद्ध हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। भैया ने मेरा हाथ थपथपा कर मुझे दिलासा दी और कहा, मैं जानता हूँ अंकुर, पापा ने मुझसे भी कहा था कि वो मेरे लिए 25 लाख रुपए छोड़ रहे हैं। आप जानते थे भैया? फिर आपने वो रुपया मुझसे मांगा क्यों नहीं? मैं हैरान हो उठा। भैया दुखी स्वर में बोले, सच तो ये है मेरे भाई, मैं स्वयं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि पापा का पैसा मुझे मिले। मैंने जीवन पर्यंत माँ पापा के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी बीमारी में भी उनकी सेवा नहीं की। इस बात की पीड़ा और पश्चाताप मुझे सदैव रहेगा। उस समय वो पैसा तू मुझे देता भी तो मैं ना लेता। अंकुर, माँ पापा के लिए सब कुछ तूने ही तो किया, इसलिए उनके पैसे पर भी पूरा हक तेरा ही था। और आज मुझे स्वयं ये बात बताकर तूने अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। तू चाहता तो मुझसे कुछ ना कहता, यूँ भी सनी का इलाज कराकर तूने वो पैसा मुझे दे ही दिया है। यह कहकर भैया ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। कितनी देर तक एक दूसरे के सीने से लगे हम दोनों अपने मन का बोझ हल्का करते रहे। अब मैं स्वयं को बहुत हल्का और अपराध बोध से मुक्त महसूस कर रहा था। अगले दिन देहरादून लौटते हुए मैं सोच रहा था कि हृदय में सच्चे उद्गार हों और अपने किए पर वास्तव में पछतावा हो तो किसी के सम्मुख अपनी भूल स्वीकारना और कन्फेस करना उतना कठिन कार्य भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। अभी आप सुन रहे थे रेणु मंडल जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा और शिक्षाप्रद कहानी स्वीकारोक्ति। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों या अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।